हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ लेक्चर है ये, लास्ट लेक्चर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड रिलेटेड टू द थियोरीज। तो हम जितना भी थियोरीज यहाँ पे पढ़े हैं इससे पहले जो क्लासेस था उसमें, तो उसको थोड़ा समराइजेशन करेंगे एंड उसके साथ साथ एक लास्ट जो टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम बहुत मतलब प्रैक्टिकल पर्पस पे इसको डिफाइन करते हैं तो नहीं तो जस्ट एक एक्सप्रेशन ही रह जाएगा ये। तो इसलिए हम एक और क्लास इसके लिए ले रहे हैं ताकि इसको अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे पे हम समझा सकें, जो कि क्या है, बेंडिंग ऑफ ए बीम भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कि कितना मतलब देखो दो चीज़ है, एक है बीम, एक है कैंटिलीवर। दोनों के बीच में अंतर क्या है? मान लो ये एक रॉड है ये, या एक सॉलिड बॉडी है, जिसको अगर हम दो सपोर्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा बीम। ठीक है, तो दो सपोर्ट दो साइड पे हैं, इसको हम कहेंगे बीम। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे रहा, मतलब एक साइड से ही सिर्फ सपोर्ट है, इस पे एक साइड से ही अगर सपोर्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कैंटिलीवर। ठीक है, क्या है? कैंटिलीवर। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द बीम। क्या करेंगे? बीम का कितना, मतलब देखो अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो कुछ ना कुछ ये ज़्यादा मतलब हार्ड है, इसलिए इतना नहीं हो रहा है। अगर मान लो ऐसे सपोर्ट है और बीच से कोई बहुत भारी भरकम एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर देते हैं, तो क्या होगा? इसका कुछ मतलब इसका डेविएशन होगा ना, थोड़ा बेंट हो जाएगा। तो वो ही हम उसके लिए जो फॉर्मूला है उसको ही थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बीम ऐसा है, एक बीम है ऐसा। ठीक है, क्या है? एक बीम है, एक बीम है। ठीक है, ये एक बीम है जिसको दो सपोर्ट से ऐसे रखा गया है। ठीक है, दो सपोर्ट से ऐसे रखा गया है। तो नॉर्मली इस पे कुछ असर ज़्यादा मतलब बेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा ब्रिजेस भी ऐसे ही रहते हैं ना, जो कंक्रीट ब्रिज है या आयरन से बनाया गया ब्रिज होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन ज़्यादा अगर लोड, जैसे देखोगे कभी कभी वो ब्रिज जहाँ पे स्टार्ट होते हैं वहाँ पे लिखा हुआ रहते हैं कि इतना टन से ज़्यादा लोड उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना। 100 टन या 1000 टन से ज़्यादा लोड ये कैरी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कभी कभी रहता है उसमें। ठीक, तो बेसिकली किस लिए रहते हैं? क्योंकि ये भी तो एक सॉलिड है ना, इसमें भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें भी इलास्टिसिटी है। अगर हम लोड हैंग करेंगे, ठीक है, ये क्या होगा? ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा ऐसे करके बेंट हो जाएगा, राइट, ऐसे करके। तो ये जो बेंट हुआ, कितना हुआ? ये पोर्शन जो मैक्सिमम बेंट हुआ, मतलब ये वाला पोर्शन में तो मैक्सिमम बेंट हो रहा है, तो वो कितना? अगर मान लो डेल्टा है, वो उसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डेल्टा से। ये कैपिटल डेल्टा है, ये स्मॉल डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला मान लो इसका थिकनेस जो है, विद जो है वो डी है, इसका जो ब्रेड है वो है हमारा बी, ब्रेड मतलब ये वाला पोर्शन बी, और इसका लेंथ है एल। लेंथ कितना है? एल। इसका क्रॉस सेक्शन तो मिल गया ए, मतलब एल इंटू बी इंटू डी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बस उसको छोड़ दो, ये नहीं चाहिए। और योंग्स मॉड्यूलस मान लो वाई है, वाई क्या है? योंग्स मॉड्यूलस मिल जाएगा उसका वैल्यू। तो ऑब्वियसली अगर कंक्रीट है तो अलग है, अगर स्टील से बनाया गया है तो अलग है, मिल जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? डब्लू क्या है? डब्लू मतलब जितना लोड हम इसमें दे रहे हैं, ठीक है, डब्लू एल क्यू, एल मतलब लेंथ, डब्लू एल क्यू बाई 4 YB DQ। क्या फॉर्मूला है? डब्लू एल क्यू बाई 4 YB DQ। देखो याद रखना है, कोई इसमें हाँ ये चीज़ बोल सकते हो कि सर हम कौन सा टर्म ऊपर है कौन सा टर्म नीचे है, ये थोड़ा समझा दीजिए, तो वो हम समझा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम नहीं समझा सकते, क्योंकि इसको याद ही रखना होगा। ये हायर स्टडीज़ का मैटर है। फॉर्मूला को हम भी डिराइव किए थे उसमें, लेकिन क्लास 11 के लिए चाहिए भी नहीं। अगर इंटरेस्टेड हो तो सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। पर इसमें देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसमें,
देखो जितना वेट हम हैंग करेंगे उतना इसका डिप्रेशन होगा, है ना, उतना वो नीचे जाएगा, बेंट उतना होगा, तो डब्ल्यू जितना बढ़ाएंगे डेल्टा उतना ज़्यादा होगा, इसलिए डेल्टा प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। सेम तरीके से उसका लेंथ मान लो ये छोटा सा है इसलिए ये बेंट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका ही अगर लेंथ हम बहुत ज़्यादा लेंथी एक ऑब्जेक्ट लेते तो लेंथ उसका ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा बेंट होता, ठीक है। तो इसलिए प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब है, मतलब एल ऊपर होगा, अभी पावर क्या होगा वो याद रखना होगा, ठीक है। डब्ल्यू के साथ प्रोपोर्शनल है वेट, डब्ल्यू क्या है, ये वेट है, ये वेट है, तो वेट के साथ प्रोपोर्शनल है और एल क्यूब के साथ भी प्रोपोर्शनल है। बी जो है ब्रेद के साथ इन्वर्स, मतलब ब्रेद जितना ज़्यादा होगा उतना, मतलब एक मान लो एक क्या कहें, एक एल्यूमिनियम का फॉयल है, एक एल्यूमिनियम का अगर ऐसे लेंदी फॉयल होगा तो उसका डेविएशन ज़्यादा होगा, पर उससे ही एक स्ट्रिप निकाल के अगर ऐसे रखोगे तो ज़्यादा बेंट नहीं होगा, इसलिए बी जो है वो नीचे है, ठीक है। ये तो प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/b। और डी का जो मैटर है वो तो समझ आ रहा है कि थिकनेस मतलब जितना ऐसे इस साइड से चौड़ा होगा उतना ही क्या होगा उसका मतलब बेंडिंग नेचर कम होगा, उतना बेंट कम होगा, तो इसलिए प्रोपोर्शनल टू 1/d क्यूब, इसलिए पावर ज़्यादा है, ठीक है। देखो इस मैटर को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम रेलवे पे जो यूज़ करते हैं, जो आयरन का जो यूज़ करते हैं उसको हम उसका हेल्प ले सकते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है अगर रेल लाइंस जो हैं, देखो रेल लाइंस कुछ ऐसे दिखता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कुछ इस तरीके से रहता है रेल लाइंस का, ठीक है, ऐसे ये रेल लाइंस है कुछ इस टाइप का। तो ये जो देखो इसका हाइट मतलब जिसको हम यहाँ पे डी बोल रहे हैं वो डी कितना ज़्यादा है ना, तो उस वजह से वो बेंट ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। उस वजह से तो डी को हम जितना बढ़ाएंगे, ये क्यूब के पावर है, नीचे क्यूब है तो बेंडिंग उतना कम होगा, उतना नहीं उतना क्यूब कम होगा, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू अगर 2 है, डी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो वो इसमें 1/8, क्योंकि 2 क्यूब इज 1/8, तो 1/8 फैक्टर रिड्यूस कर देंगे, है ना, उस बेंडिंग नेचर को, तो बेंड होगा ही नहीं, ठीक। तो इसलिए ही हम ऐसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक। बेसिकली बी को हम कम भी करते हैं, ये जो बी है, बी को देखो यहाँ पे इसका ब्रेद ज़्यादा नहीं है ना, इसका ब्रेद बहुत छोटा रखा जाता है, ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा बेंड हो जाएगा, या ज़्यादा रखेंगे तो वो मतलब नीचे चला जाएगा, दब जाएगा वो, ठीक है, बेंडिंग ज़्यादा होगा, तो इसलिए बी को कम करते हैं। बाकी तो मतलब यहाँ पे लेंथ रेलवे पे जो होता है, रेलवे पे यहाँ पे पटरी रहता है, मतलब ये अभी तो कंक्रीट से बनाया हुआ होता है, बट पहले वुड से, है ना, साल वुड से बनाते थे, वो साल वुड को ऐसे मतलब नीचे रखते थे, तो अभी कंक्रीट का हो गया, बहुत मजबूत है और गैप बहुत कम रखते हैं। गैप कम मतलब यहाँ पे जैसे ये मान लो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, वो कंक्रीट का जो पिलर्स होता है वो करते क्या है, वो सपोर्ट देते हैं ना उसको, रेलवे को, तो इसलिए जितना उसको पास रखोगे, मान लो यहाँ पे ये दोनों का जो लेंथ है, अगर बीच में और एक घुसा देंगे तो क्या होगा, जितना बेंट हो पा रहा था उतना नहीं होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो लेंथ है कैपिटल एल पहले ये पूरा था, अभी कितना ये रिड्यूस हो गया, कम हो गया है, ठीक है। तो इसलिए इस मतलब ये जो रियलिटी पे जो चल रहा है ना, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल उसके साथ मिला के याद रखने का कोशिश करना, तो याद रह जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगा। डेल्टा क्या है, WL3/4YB/DQ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, जितना भी हम पढ़े हैं टोटल ये फार्मूलाज सब कुछ, इसको थोड़ा समराइजेशन करेंगे इस चैप्टर में जो पढ़े हैं। जैसे कि फर्स्ट हम पढ़े थे स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस क्या हुआ था, फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद हम स्ट्रेन पढ़े थे, क्या था, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू। और हुक्स लॉ क्या था, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट विद इन इलास्टिक लिमिट, वो कंडीशन को याद रखना होगा। और यहाँ पे इलास्टिसिटी हम पढ़े थे, जो कि था स्ट्रेस इलास्टिसिटी नहीं, इलास्टिक कोएफिशिएंट, है ना, जो कि क्या था, स्ट्रेस
बाई स्ट्रेन। यहाँ पे 3-4 मतलब बहुत कुछ मिला था हम लोगों को, जैसे योंग्स मॉड्यूलस मिला था इलास्टिक मॉड्यूलस के अंदर, बीटा मिला था या के मिला था जो कि है बल्क मॉड्यूलस, और यहाँ पे वाई का वैल्यू हम लोगों को मिला था ए बाई डेल्टा एल बाई एल, यहाँ पे मिला था माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, ऐसे ये मिला था। माइनस साइन आया था क्योंकि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घट जाएगा। और थर्डली ईटा या रिजिडिटी मॉड्यूलस जिसको बोलते हैं, जी से हम इसको डिनोट किए थे, वो मिला था ए बाई थीटा। यहाँ पे 3 टाइप का मिला था। फिर अच्छा, एक चीज़ हम लोगों का छूट गया था, नोट कर लो इस चीज़ को, इसलिए ही समराइजेशन करना इतना इम्पोर्टेंट है। देखो, एक चीज़ छूट गया था जिसको बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेशन का एबिलिटी, इसलिए बोलते हैं इसको कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसको सी से डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ओके, ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल है ये। ठीक है, तो अगर हम 1 बीटा या 1 लिखेंगे दैट इज़ फाइन। ठीक है, C इज इक्वल्स टू 1 अच्छा, और हम पढ़े थे पॉइजन्स रेशियो सिग्मा, विच इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 से लेकर लाई करते हैं हाफ के बीच में, इन रियलिटी 0 से हाफ के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, और हम इसमें लास्ट जो इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़े थे इसके अंदर, वो क्या था, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि स्मॉल यू से डिनोट कर रहे थे, था हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन भी याद रख सकते हो फॉर सिंप्लिसिटी, मतलब U इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बाई ए इंटू स्ट्रेन मीन्स डेल्टा एल बाई एल। और जो लास्ट टॉपिक आज पढ़े हैं वो क्या है, दैट इज बेंडिंग ऑफ ए बीम, दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू WL³ बाई 4YBD³। ठीक है, ये लास्ट फॉर्मूला था कि कितना बेंडिंग होगा। ये कैंटिलीवर के लिए अलग होता है। ठीक है, बीम ही तुम्हारे सिलेबस पे है, दे सकता है बट चांसेस फिर भी कम ही है देने का। ठीक है, अगर देते हैं तो फॉर्मूला को याद रख के कर सकते हो। ठीक है, तो बस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का जो जितना भी थियोरिटिकल पार्ट्स था NCERT CBSE में हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी किसी को अगर कोई भी टॉपिक्स पे डाउट है तो ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हो, हम आंसर देंगे उस चीज़ का, कोशिश करेंगे कि हर एक कमेंट का आंसर दे। ठीक है, कोई भी अगर डाउट होता है तो ये जो समराइजेशन हम किए हैं इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके पेज पे, मतलब लास्ट पेज पे चैप्टर का जो लास्ट हुआ है थियोरेटिकल पोर्शन, उसमें थोड़ा एक पेज में लिख लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम से पहले हेल्प होगा तुम लोगों को। ठीक है, वो कर लो। और मैटर क्या है कि हम नेक्स्ट जो इसके बारे में कुछ मैथमेटिक्स फ्रॉम द NCERT करेंगे। ठीक है, NCERT और कुछ कॉम्पिटिटिव ट्राई करेंगे इसमें। ठीक है, नीट एंड JEE बेस्ड। तो उसको करने के बाद हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर जाएंगे एंड धीरे धीरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बस इतना ही। ओके, थैंक यू।